विक्रम सिंह। आज हमारा इसका तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है सॉलिड स्टेट का। लेकिन याद रखिएगा मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं आपको जिस सीक्वेंस में आपको बातें आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने कहा आपको कि हमने जो एक सीक्वेंस बनाया है कि आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकें, सीख सकें, तो उस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। और याद रखिएगा आप डीप नॉलेज लें, अच्छे से समझे इस चैप्टर को, क्योंकि एक एक बातें मायने रखता है। जो बच्चे नए न्यू ज्वाइनिंग में हैं और जिनका क्लास आज चालू हो चुका है, वो एक काम करेंगे कि अब ये क्लास स्टार्ट करें और इससे पहले के जो 2 क्लासेस हुए हैं इस चैप्टर के, वो बिल्कुल लाइन से देखें। अगर आप एकदम बीच में आएंगे ना तो शायद ही समझ में आएगा कोई चीज। इसलिए आप याद रखो, जब भी आप न्यू ज्वाइनिंग में आते हो तो शुरू से देखा करो। यदि आप अभी आए हो, अभी देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कितनी समझ में आएगी बातें ये मैं नहीं कह पाऊंगा। सो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो देखें। और कुछ चीजें नोट करने का है तो बिल्कुल नोट करिएगा। पीडीएफ की बात आती है तो पीडीएफ भी हम अपलोड करेंगे। कल आपको पीडीएफ नहीं अपलोड किया गया है क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम जो रहता है वो थोड़ा सा रश रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं जिसको पूरा करना रहता है। उसके बाद सारी चीजें एकदम लाइन अप हो जाता है और काम टाइम पे चलने लगता है। तो देखिए यहाँ पे कि हम इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट का हमने इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। क्लासिफिकेशन पे आज थोड़ी बात करेंगे और क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, इनके बारे में बातचीत करेंगे। और क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल ये हमने देखा है। तो ये दो चीजें फर्स्ट डे एंड सेकंड डे ये हुआ है। फर्स्ट डे हुआ है ये और सेकंड डे ये हुआ है। हम आज ये देखने वाले हैं, तो इनके बारे में बातचीत करते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स या क्रिस्टल। यहां पे क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर पाएंगे, कैसे करना है, देखें। सबसे पहली बात यह है, क्रिस्टल में क्या होते हैं, किससे बना होता है, क्रिस्टल का मूल भाग क्या होता है, क्रिस्टल का पार्ट क्या होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, उसके अवयव क्या होते हैं। मतलब क्रिस्टल जिनसे बना होता है, जिन कणों से बना होता है, उन कणों को कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या क्या कहा जाएगा, अवयवी कण। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी कण कहा जाता है। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या अवयवी कण है, वो क्या होते हैं, ये कण होते हैं एटम यानी परमाणु, मॉलिक्यूल यानी कि अणु, या हो सकते हैं आयन। इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, और तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है, परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। ये अवयवी कण जो है एक दूसरे के साथ आकर्षण में रहते हैं, यानी बांधते हैं एक दूसरे को। उन बंधों के आधार पर हम क्रिस्टलों को या ठोसों को हम इन 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। अब मेरी बात समझ गए होंगे कि ठोस का अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन है, वो आपस में जिन बंधों से जुड़ा हुआ है उन बंधों को हम कहेंगे, उन्हीं बंधों के आधार पर उस क्रिस्टल को एक नाम देंगे, प्रकार में गिनेंगे। तो जैसे बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। दूसरा हमारे पास हो जाता है कोवेलेंट क्रिस्टल यानी कि सहसंयोजी क्रिस्टल। इसी तरह से तीसरा हो जाता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी आणविक क्रिस्टल। और होता है मेटालिक क्रिस्टल यानी कि होता है धात्विक क्रिस्टल। अब मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा कि कहा गया है कि कोई ठोस है, तो ठोस कोई पदार्थ ठोस कब होता है, जब उनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। दूसरी बात यह कहा जाता है कि अब आणविक स्तर पर देखिए तो कहेंगे जब अणुएं इतनी एक दूसरे से आकर्षित होकर रहती है कि उनके अणुओं में गति नहीं हो सकता है, स्थिर हो जाता है, केवल अपनी जगह पे एक तरह से वाइब्रेशन या कंपन होता है, तब वो ठोस है। तो इतनी आकर्षण किन किन बंधों में हो सकती है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होते हैं, वंडरवॉल बॉन्ड्स होते हैं, और इस तरह से मेटालिक बॉन्ड होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इस प्रकार के वो क्रिस्टल बनाते हैं। तो 4 प्रकार के क्रिस्टल होंगे, उन चारों प्रकारों के क्रिस्टल के बारे में हम एक एक करके पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के होंगे और हम चारों प्रकारों के बारे में
पूरी जानकारी लेंगे। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई। एक एक स्टेप में आगे बढ़ेंगे बेटा। शुरुआत एकदम ऐसी होनी चाहिए कि हम जो सीखें, जो पढ़ें, वो पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलो हो गया ये, चलते हैं आगे। ये चारों प्रकार में एक एक करके एक एक प्रकारों को देखेंगे, फिर इन सब में आपस में संबंध देखेंगे कि क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो आज की क्लास इससे रिलेटेड है, जो बेसिक बातें हैं। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल किसको बोलेंगे? आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा, मतलब आपने एक तरह से अगर एग्जांपल दें तो हम कह दें कि ये ऐसा क्रिस्टल जिनमें उनके अवयवी कण धन आयन यानी प्लस आयन और माइनस आयन होते हैं। जैसे NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है, NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है, तो इनमें Na+ और Cl- आयन होते हैं। ये आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। Na+, Cl-, Cl-, Cl- और Cl- करके अपने तल पर तो 4 Cl- से घिरा होता है। चलो देखते हैं अपने तल पर, अपने प्लेन पर कितने से घिरा हुआ है? 4 Cl- से घिरा होता है। लेकिन साथ में हमने कहा प्लेन पर 4 Cl- से घिरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर और इसके नीचे और 2 Cl होंगे एक एक करके। तो कितना हो गया? 6 Cl। हर एक Na+ 6 Cl- से घिरा होता है। इसी तरह से Cl- Na+ से घिरा होता है, इस तरह से। तो वैसे ही यहां पर Cl- आएगा, Cl- आएगा, Na+ होगा, Cl- होगा, Na+ होगा। तो क्या देख रहे हो? Cl- Na+, Cl- Na+। इसी तरह से नीचे आओ तो यहां पर Na+ होगा। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही एक प्लेन में होगा, ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा? Cl- के ऊपर Na+ होगा और उसके नीचे क्या होगा? Na+ होगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपस में आयन से बने होते हैं और ये आयन एक दूसरे के साथ किससे जुड़ा होगा? यहां पर लिखा होगा आयन आपस में स्थितिज ऊर्जा यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं, इससे जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम यहां पर एक नाम दे देते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण से जुड़ा होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण से जुड़ा होता है। इसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल को कहा जाता है, किससे जुड़ा होता है? तो क्या बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत आकर्षण बोलेंगे, इससे जुड़ा होता है। तो ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण किससे बने? चलो आ गया। वो कैमरे की बैटरी ऑन नहीं किया था मैंने, इसलिए ऐसा हुआ था। चलिए, हेलो, तो बात समझ में आ गई बेटा। अब चलते हैं, हम यहां पर समझ गए हैं कि आयनिक क्रिस्टल किसे होते कहते हैं? जिनमें उनके अवयवी कण या किससे बना होता है? धन आयन और ऋण आयन होते हैं, जिनके बीच आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। तो ये आयनिक क्रिस्टल हुआ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे KOH, KCl, NaCl तो आपने देख लिए हैं, CuSO4, ये सब आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, जिनको तोड़ने पर, जिनको जल में घोलने पर आयन में परिवर्तित हो जाती है या पिघलाने पर आयन में परिवर्तित हो जाती है, ये आयनिक क्रिस्टल होते हैं। तो ये जानकारी है, छोटी छोटी जानकारी है, जिनको जानना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी मायने रखेगा और आपकी समझ के लिए भी मायने रखेगा। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल। अब सहसंयोजी क्रिस्टल क्या है उनको देख लें एक बार। सहसंयोजी क्रिस्टल में यह कहा जाता है कि उनके जो संघटक कण होते हैं आपस में सहसंयोजी बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देखें, मैं अगर यहां पर एग्जांपल में ले लूं हीरा, डायमंड, तो डायमंड में क्या देखेंगे बेटा कि ये किसके, इसके मूल कण क्या होते हैं? वो होते हैं कार्बन जो परमाणु में होती है, उनकी चारों संयोजकताएं जो होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश में, 4 संयोजकताओं से अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं। तो देखो, एक कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन चतुष्फलकीय रूप से यानी कि टेट्राहेड्रल रूप से क्या होते हैं? हेले होते हैं। तो इनके अगले जो कार्बन, अगला परमाणु जो होगा इससे ज्वाइंट होगा, वो कार्बन होगा। तो ये देख रहे हो कि हर एक कार्बन के साथ
अब कितने को जुड़ जाएंगे, और 4 कार्बन जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से पूरा जाल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? जाल का निर्माण हो जाता है। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि इनके अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के साझे से ये बनते हैं। ये इनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और किससे बनते हैं? ये इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। और इनमें एक और मजेदार बात है कि इस तरह की जालक संरचना बनती है, यहां पर बड़े से जाल जैसी संरचना बन जाती है, यानी एक के बाद ये परमाणु जुड़ते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं, एक बात है, 4 प्रकार के आप बंध पढ़ रहे हैं, 4 प्रकार के आप क्रिस्टल पढ़ रहे हैं, चारों प्रकार के क्रिस्टल की क्या विशेषताएं, यही जानना है। तो पहले हमने पढ़ा आयनिक क्रिस्टल में उनके अवयवी कण क्या होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु क्या होते हैं? आयंस होते हैं, धन आयन और ऋण आयन होते हैं। इसमें क्या होगा? परमाणु होगा। परमाणु, तो परमाणु में आपस में इस तरह से सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। बस अब ये सहसंयोजी बंध के यहां पर एक्सप्लेन मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये सहसंयोजी बंध को एक्सप्लेन करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाया गया है, उसमें से आपको करना है, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मैं उसको समझाऊंगा, बेसिक चीजें समझाऊंगा। यहां पर बेसिक चीजें समझने की जरूरत नहीं है। ये कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, उसके क्या अवयवी कण है और कैसे जुड़े होते हैं, ये बस बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हुआ। इसमें डायमंड और ग्रेफाइट होगा, और ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होता है। अब ग्रेफाइट स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता? इसका रीजन है कि एक प्लेन तो सहसंयोजित बंध से जुड़ा होता है, लेकिन ऊपर और नीचे उनमें वैन डर वाल बॉन्ड होते हैं, तो इसी कारण से वो नरम होता है। फिर भी अगर हम हीरे की बात करें तो हर एक परमाणु में सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो आगे चलते हैं। आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल, तो देखिए, आणविक क्रिस्टलों में पुनरावृत्ति इकाइयां क्या होती है? अणु होता है, मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें उसके इकाई क्या होते हैं? अणु होते हैं, अणु होते हैं। अब यहां पर कैसे? अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अब क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको? आज की जो क्लास है वो एक तरह का जनरल नॉलेज क्लास है ना, ध्यान रखना। और कल जो होने वाली है फिर टेक्निकल क्लास होगी। मतलब अभी तक 2 दिन की क्लास जो थी, एक तरह का फर्स्ट डे था, एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। सेकंड जो था वो नॉलेज वाला क्लास था, टेक्निकल क्लास था कि एक बार समझते गए, वो समझने और सीखने वाला क्लास था। और आज का क्लास जो है समझने वाला ही है, और सीखने वाले की बात नहीं कर सकते। इसमें सिखाने वाली बात मेरे पास कुछ भी नहीं है आज की क्लास में, ठीक है। मैं आपको जो बताते जाऊंगा, नॉलेज दूंगा, उसको जनरल नॉलेज के फॉर्म में आपके पास रखना है, ओके। तो चलो, CO2 की बात कर रहे हैं। CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो इनमें आपस में इस तरह से एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये अपनी संयोजकताएं पूरा कर लिया है। तो इनके बाद किसी प्रकार की कोई संयोजकता नहीं है। आपको याद होगा आयनिक बंध में क्या होता है कि Na और Cl के बीच क्या हुआ? Na ने Cl को इलेक्ट्रॉन दिया था, ये माइनस और ये प्लस है। इस तरह से इनके बीच में दोनों में आकर्षण आ गया है, विद्युत का आकर्षण आ गया, और विद्युत आकर्षण के कारण वो जुड़े हुए थे। अब यहां पर सहसंयोजी में क्या होता कि 2 कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी किया था, ठीक है। तो वो कैसा हुआ? सहसंयोजी क्रिस्टल हो गया। अब समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुएं आपस में कैसे जुड़ी होंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में होता है? आपको पता होगा, ठोस रूप में भी हो सकता है। गैस तो है ऑलरेडी, हमारे तापमान पर तो गैस है, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस का मतलब क्या हुआ? ड्राई आइस का मतलब होता है शुष्क बर्फ होता है। इस शुष्क बर्फ को हम यहां पर देख रहे हैं कि उसके बर्फ जो होते हैं, शुष्क बर्फ जिसको कह रहे हैं, मतलब उनमें कण जो है, अवयवी कण जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपस में जिस बंध से आकर्षित रहती है, उस बंध के कारण इसमें कह सकते हैं कि अणुएं आपस में जुड़ी होती है, अणुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित रखती हैं। तो इस कारण से इसको आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। और इनमें आकर्षण देखो, यहां पर लिखा होगा दुर्बल वैन डर वाल आकर्षण होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल, जिसको हम यहां पर कहेंगे वीक वैन डर वाल्स आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स। दुर्बल आकर्षण बल क्या होता है? दुर्बल, जिसको क्या कहते हैं? दुर्बल कौन सा आकर्षण बल? इसको कहते हैं दुर्बल वैन डर वाल आकर्षण बल। मैं इस जगह पे और लिख लीजिएगा, वैन डर वाल्स भी लिख सकते हो, दुर्बल वैन डर वाल्स आकर्षण बल।
ठीक है, तो इस प्रकार से दुर्बल वॉन डेर वाल आकर्षण बल होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अणुओं से बना होता है और उन अणुओं के बनने की वजह से ये अणु आपस में किसी तरह का कोई रासायनिक बंध नहीं बना सकता है, फिर भी अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो ये कहलाएगा दुर्बल, उससे का बनने वाला बंध दुर्बल क्या कहलाएगा, दुर्बल वॉन डेर वाल बल कहलाएगा। और वो बल के कारण जो ठोस होता है उस ठोस को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल या आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। अब यहां पर समझना है, अक्रिय गैसें भी ठोस रूप में जब होती हैं उसको भी हम सॉलिड फॉर्म में ले जाते हैं, तब वो भी क्या कहलाएगा इसी तरह से। तो यहां पर कौन सा एग्जांपल हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या होता है, एक ड्राई आइस। इसके एग्जाम्पल का बढ़िया मतलब इसके लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल होता है। सो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीजें बेटा एक्चुअली होता क्या है कि हम चीजों को छोड़ करके पढ़ते हैं, इससे हमारी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि आगे जो बेसिक नॉलेज है आगे नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो हम कल की जो क्लास होगा एकदम टेक्निकल क्लास होने वाला, आपको समझ में आ रहा होगा। सो आज की क्लास को जनरल नॉलेज में लेंगे और ये चीजों को अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। और मैं जो नोट्स पेपर देने वाला हूं उसमें तो कल का और आज का दोनों का पीडीएफ आज आपको मिलेगा। देखें, मेटालिक क्रिस्टल, अब आ गया है धात्विक क्रिस्टल। धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें अगर वो धातु ठोस रूप में है, जैसे गैलियम और पारे को छोड़ करके Ga और Hg को छोड़ करके ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होती हैं। पारा तो लिक्विड होता है आप जानते हैं, लेकिन ये भी लिक्विड होता है। तो ये दोनों को छोड़ करके जितनी भी मेटल है वो सब में कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध होता है। अब ये धात्विक बंध क्या है अगर एक बार आप समझें तो मैं यहां पर जो लिखी हुई इस बात से समझा देता हूं। धातुएं, धात्विक क्रिस्टल होता है, यानी सारे धातुएं जो होती हैं वो कैसा होता है, ऐसा उसको कहा जाता है धात्विक क्रिस्टल कहा जाता है। इस धात्विक क्रिस्टल की क्या क्या विशेषताएं होती है मैंने यहां पर बताए हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो पहले ये समझे धातुओं में क्या होगा। जैसे आप एक सिंपल सी बात करें, Na जो है उनके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281। अंतिम कोश का ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही आसानी से फ्री हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा Na+ और Cl-। तो कहा जाता है धातुओं में इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें उनका ये जो धनायन है वितरित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, आपस में प्रबल आकर्षण से बंधे रहते हैं। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धातुओं का धनायन प्रबलता से जुड़े होते हैं। इस तरह के जो बंधन होते हैं, इस बंधन को धात्विक बंध कहा जाता है। यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धातु धनायन, अब इस धनायन को क्या कहा जाएगा, कर्नेल्स कहा जाता है। धातु धनायन को क्या कहा जाता है, कर्नेल्स कहा जाता है। और कर्नेल्स इसको कह सकते हैं, कर्नेल्स कहा जाता है। ये कर्नेल जो है उसमें जुड़े होते हैं। धनायन तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल आकर्षण होगा। अब देखो, धनायन है पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव आयन है। धनायन है, इसमें सोडियम धनायन हो गया, यानी धातु आयन कैसा हो गया, धनायन हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में दो अलग अलग आवेश है और दो अलग आवेश वाला कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे कि आप लोगों ने वो देखा होगा कि बचपने में हम लोग ऐसे प्लास्टिक लेते थे और पेन वगैरह को ऐसे सूखे बाल से करते थे, तो क्या होता था, वो उसमें एक आकर्षण आ जाता था। और हम जब कंकड़ वगैरह है या पेपर है उसके ऊपर चिपका सकते थे, बड़े आसानी से चिपक जाती थी। तो हमने वो देखा था, है ना। और आज भी हम वो चीज जानते हैं कि ऐसा होता है। तो क्या मतलब होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्लास्टिक को हम अपने बाल के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक से दूसरे में चला जाता है, ठीक है, एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। ऐसे इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होने से वजह से यहां पर क्या हुआ, एक में कोई धनावेश या उसी बाल के सामने अगर उसको ले जाओ, किसको, उस प्लास्टिक को, पेन को या कंघी को, तो क्या होता था, वो बाल उसकी तरफ आकर्षित होती थी। तो क्या मतलब हुआ कि ये एक दूसरे को आकर्षित करती है, क्योंकि दोनों में अलग अलग आवेश आ जाता है। चलो, यहां पर आपने समझा कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर सकती, क्योंकि दोनों में क्या हुआ, अलग अलग चार्ज है, आवेश है। सो इसमें आप देख रहे हैं आकर्षण
होने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करती है और इस तरह से प्रबलता से ये जुड़े होते हैं। तो ये थोड़ी सी क्या होता है, थ्योरेटिकल है, लेकिन आप समझेंगे क्या है ये धात्विक क्रिस्टल क्या होता है। सारे धातुएं धात्विक क्रिस्टल होते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा, इनमें ये धात्विक बंध किसे कहते हैं, किसी ने पूछा तो बड़ी अजीब बात होता है कि इसको डिफाइन करते समय हमें अजीब सा सेंस होता है कि यार ये क्या हुआ। तो यहां पर ऐसे ही आपको डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु के धनायन जो होते हैं गतिमान रहते हैं या उसमें बंधित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस तरह का जो क्रिस्टल होता है उसे हम धात्विक क्रिस्टल कहेंगे। फिर बातें आता है कि इन दोनों के बीच में धनायन यानी ये कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा आकर्षण होता है, प्रबल बंध होता है। तो इसी कारण से ये आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो इस तरह का गुण हो तो क्या होगा, इस तरह की स्थिति होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री है ना, इसकी वजह से बहुत सारे गुण इसमें आ जाते हैं, स्पेशल गुण, जैसे आघातवर्धनीयता जिसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, यानी कि ये कैसा होगा, मेलिएबल होगा, आघातवर्धनी होगा। मतलब आपने देखा होगा अलग अलग चीजों को जब आप किसी भी पदार्थ को ऐसे ठोकते हो तो या तो टूट जाती है या बिखर जाती है जैसे भी, लेकिन धातु चिपट करके पतली 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 एक पतली परत बन जाती है। इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी यानी कि आघातवर्धनी, आघात करना। दूसरी बात है तन्य, डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं यानी कि उसको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है, और उसको भी आप कई बार मोड़ोगे तो भी आसानी से नहीं टूटती है। तो ये आप बोलोगे सर प्लास्टिक में भी तो ऐसा होता है, यस होता है, पर इसमें आघातवर्धनीयता का मतलब ये हुआ कि उसको ठोकने पर चिपटती जाती है ना, तो इस तरह के गुण है। तो उसमें भी ये अलग बात है, लेकिन वो चिपट करके वो कटने लगती है, टूटने लगती है, जबकि ये आघात करने पर ये चिपटने लगती है। यस, चलिए धातुओं की विशिष्ट चमक भी उनमें उपस्थित मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अभी 2-3 दिन के अंदर हो सकता है कल से आप जो लिख रहे हो चैटिंग उनको मैं देखूं बीच बीच में। आज वो सिस्टम को हम तैयार कर रहे हैं, बस आज और कल में वो तैयार हो जाएगा। तो आपके सामने जो आप वहां पर कमेंट करोगे, जो आप चैटिंग करोगे, सारी बातों के साथ हम लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। तो समझ रहे हैं कि एक एक करके जो क्लास आती जाएगी स्पेशल और होते जाएगा और धीरे धीरे बहुत ही बेहतर तरह से आपके सामने पेश होगा हमारी क्लासेस। ठीक है, तो चलिए अगर आपके मन में है तो बता रहा था धात्विक चमक, धातुओं की विशिष्ट चमक भी उनमें उपस्थित मुक्त तथा, देखो यहां पर ध्यान रखिएगा, धातुओं में एक विशिष्ट चमक होता है जिसको धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं के बारे में जानते हो, अगर मैं प्लास्टिक और दूसरी चीजों को अगर दिखाऊं और मेटल को दिखाऊं तो समझ जाते हो कि ये भाई ये मेटल है। ठीक है, तो मेटल में क्या होता है, एक मेटेलिक लश्चर होता है, धात्विक चमक होती है। इसी तरह से देखें इनके गलनांक व कथनांक बहुत उच्च होते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बहुत सारे धातुओं की होते हैं, बहुत ज्यादा धातुओं की होती है, कुछ एक धातुओं को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, धातुओं में प्रत्यास्थता का गुण होता है, यानी धातुओं को अगर हम खींचेंगे तो वो खींचते जाएगा, तार की तरह बन जाती है। तो ये तो आप जानते हैं। ठीक है, और क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। ये इसके गुण है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब चलते हैं इन सब में कंपेयर करते हैं कि क्या क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसके कंपेयर करने के लिए, ये सब आप बैठ के भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ाते हैं कि ये जानकारी आपके पास हो तो कभी भी ये छोटे क्वेश्चंस, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो जब आते हैं तब परेशानी ना पड़े आप, है ना। तो ये देखिएगा, खासतौर पे एमसीक्यूज है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनके आंसर देने में आपको सहायता मिलेगी। देखो पहला क्वेश्चन है कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, संघटक कण क्या होते हैं। तो आयनिक ठोस में क्या होता है आपको पता है बेटा, धनायन होता है, ऋणायन होता है, दोनों होता है। सहसंयोजक क्रिस्टल में क्या होता है बेटा, परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। आणविक क्रिस्टल में क्या होता है, अणु होता है। और धात्विक ठोस में क्या होता है, ये लिखा हुआ है कर्नेल होता है, कोटर एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन। कर्नेल अभी देखे थे, कर्नेल यानी धनायन होते हैं, और क्या होता है, धनायन भाग होता है,
और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो चीजें, गतिशील इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें। इलेक्ट्रॉन उसमें मूव होते रहता है, जिसके कारण जो धात्विक चमक की बात कर रहे थे ना, जब इस पर लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उसे प्रकाश को प्रदान करते हैं। तो ये प्रक्रिया है। तो पूरा मिलाकर के जब लाइट पड़ती है तो एक चमक पैदा होती है। और मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास के बारे में तो बता ही दिया था आपको। ऊष्मा की गति, ऊष्मा भी बहुत तेजी से बहता है धातुओं में। तो इसका मतलब है कि एक तरफ हम ऊष्मा डालते हैं, हीट डालते हैं, तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन गतिशील है, इसलिए जल्दी से जल्दी वो क्या दूसरे स्तर तक, वो दूसरी दूरी तक वो पहुंचा देते हैं, यानी एक जगह से मूव करा देता है आसानी से। किसको? ऊष्मा को। तो ये तीन बातें हमने पहली बात में देख लिया कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं। अब दूसरी बात हो तो बेटा जी इसमें बंधन किस टाइप का होगा? तो आयनिक बंध में कौन सा बंध होगा? आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या होगा? ससंयोजी बंध। देखते जाएं। इसमें क्या होगा? दुर्बल वॉन्डरवॉल बॉन्ड। यहां पर कई अलग अलग नाम लिखा हुआ है, तो जैसे इसमें लिखा है द्विध्रुव, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, परिक्षेपण, लंदन बल, हाइड्रोजन बंध, या इस तरह की चीजें लिखा है। तो यहां पर लिख लो दुर्बल वॉन्डरवॉल, ये होता है इसमें। ठीक है, इसमें दुर्बल वॉन्डरवॉल बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता ये। और इसका बंध कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है धात्विक बंध कहलाता है, मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें भौतिक प्रकृति, इसके कारण इसमें क्या गुण खास तौर पे होगा, इसकी क्या प्रकृति होगी। तो अब देखो भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं। इसमें मतलब इसको ठोकर मारा जाए तो क्या होगा, ये देखने पर कैसा होगा? ये कठोर और भंगुर होता है। मतलब आणविक क्रिस्टल, जैसे नमक को, नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल है, उसको हल्का सा ठोकोगे तो वो क्या होने, अलग अलग होने लगता है, टूटने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से उसको क्या बोल रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति कैसा है? भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, ठोकने पर वो बिखरने लगता है। ये कैसा होता है? कठोर होता है। हीरे के बारे में जानते हो कि जब उसको ठोका जाए तो लोहे भला चिपट जाएगा, लेकिन हीरे पे कुछ नहीं होता। हीरा अत्यंत कठोर चीज, अत्यंत कठोर पदार्थ होता है, बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। तो धात्विक सहसंयोजी बंध में वो कठोरता उच्च होती है। दूसरी बातें, आणविक ठोस, ये बहुत ही मृदु होता है, क्योंकि उनके कण जो होते हैं ना, बहुत ही दुर्बल बंधों से आपस में जुड़े होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। ये कैसा होता है? ये आघातवर्धनी होता है, तन्य होता है, अभी बोले थे, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ऐसे करके पढ़े थे ना। तो ये इसकी खास बात होती है। अब चलते हैं गलनांक। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। ये इनमें देखें तो कौन किसका बहुत अधिक होगा, किसका कम होगा? तो यहां पर बोलेंगे आयनिक ठोस का गलनांक जो होता है बहुत ही उच्च होता है, लगभग सबसे ज्यादा होता है। सहसंयोजी का उच्च होता है, लेकिन इसके तुलना में कम होता है। आणविक का बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, अति निम्न लिखा है, बहुत ही लोएस्ट होता है। और धात्विक का उच्च। ये धात्विक में एक बड़ी बात है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है, बहुत सारे रहते हैं, है ना, अलग अलग तरह के धातुएं होती हैं। तो ये लिखा है पर्याप्त उच्च, ने जितनी इनसे, इन दोनों से हो सकता है कम ही रहे, या इन दोनों से वो ज्यादा भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसलिए इसमें एक वर्ड लिखा गया पर्याप्त उच्च होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पांचवा, विद्युत चालन। अब ये सोचने वाली बात है कि इन सब में विद्युत चालन की बात है। ये जो है धनायन और ऋणायन होता है, इसलिए ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होगा, विद्युत रोधी होगा। परंतु अगर गलित किया जाए, पिघलाया जाए, मोल्टन कंडीशन में विद्युत का चालक होगा, पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालक होगा। जबकि ये विद्युत का कुचालक है, कैसा? विद्युत रोधी है। ग्रेफाइट बस छोड़ करके, ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का चालक होता है। बाकी सारे जो सहसंयोजी ठोस है वो विद्युत का रोधी होता है, कुचालक होता है। अब देखें विद्युत रोध, ये तो बिल्कुल विद्युत का कुचालक होगा, आणविक ठोस। अब चलते हैं इस तरफ जाते हैं, धात्विक। ये विद्युत का चालक होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, चाहे वो ठोस अवस्था में हो चाहे गलित अवस्था में, दोनों कंडीशन में वो कैसा होगा? विद्युत का चालक होगा। चलिए अब चलते हैं संगलन की एंथैल्पी, यानी कि इसको गर्म करोगे तो उस समय एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसका जब यहां पर इसका गलनांक उच्च है तो ये भी उच्च होगा, ये बिल्कुल इससे मैच करेगा, बिल्कुल
ये जैसा है, ये जैसा है और ये जैसा है। मध्यम यानी पर्याप्त तो लिखा है, वही चीज है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के बुक में भी इसके क्वेश्चंस आपके सामने हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो देखें इसका क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने भी बताया था NaCl-CuSO4 जो है ना, जिसको गलाओगे, पिघलाओगे या पानी में घोलोगे तो धनायन और ऋणायन बनाएगा। वो सारी चीजें इसके एग्जाम्पल में आएगा। तो समझिए आप, इसमें धनायन या ऋणायन Zn+S-2 इसी तरह से है ये, Cu+2SO4-2 इसी तरह से ये पूरा, Na+NO3-, ठीक है। इसी तरह Mg+2O+, सॉरी, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज। बेटा क्वार्ट्ज शब्द पे ध्यान दें कि जो रेत होता है वो सिलिका कहलाता है, और दोनों सिलिका और क्वार्ट्ज दोनों ही सेम चीज है, पर थोड़ा सा फर्क यह है कि जो सिलिका यानी कि रेत जो होता है उसमें थोड़ी अशुद्धियां होती है, ज्यादा अशुद्धियां होती हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह से होता है। और क्वार्ट्ज को कहेंगे ओनली SiO2 होगा, उसे हम क्वार्ट्ज कहेंगे, ओनली SiO2। यानी यहां पर SiO2 के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, यहां पर लिख देता हूं। Si त्रिविम रूप से, जैसे कि हीरे में होता है ना, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा होता है, तो इसमें क्या होता है, एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन जुड़ा होता है इस तरह से। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाता है, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, और इस तरह से एक ऑक्सीजन से 2 सिलिका जुड़ा हुआ है, फिर हर एक सिलिका से 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस तरह से कंटिन्यू होते जाता है। फिर क्या होगा, सिलिकॉन जिसको बोलेंगे, सिलिकॉन बोलेंगे, सिलिका नहीं बोलेंगे, सिलिकॉन जुड़ा होता है। तो इसी तरह से सिलिकॉन, फिर ये 4 से, तो इस तरह जुड़ा होता है। बिल्कुल हीरे जैसी संरचना होती है इसकी भी, जालक संरचना होती है, नेटवर्क संरचना होती है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है और बिल्कुल हीरे जैसा है, तो इनकी भी कठोरता बहुत उच्च होगी, गलनांक भी उच्च होगा। तो ये सिलिका या जिसको क्वार्ट्ज कह रहे हैं, क्वार्ट्ज के रूप में हम समझ सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड SiC में क्या होगा, Si के साथ 4 कार्बन जुड़ा होगा, और हर एक कार्बन के साथ फिर से वैसे ही 4 क्या जुड़ा होगा, सिलिकॉन जुड़ा होगा। इस तरह से इसकी संरचना होती है। मतलब ये भी हीरे के समान संरचना है, हीरे की संरचना, क्वार्ट्ज की संरचना और सिलिकॉन कार्बाइड की संरचना सब सेम होता है, और ये अत्यंत कठोर होता है इसी कारण से। तो इसमें पाए जाने वाले, इसमें सहसंयोजी ठोस वो होते हैं जिसके परमाणु में आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। अगर हम इसको पूरे एक साथ बोले तो परमाणु सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं, कठोर होता है, अत्यंत उच्च इसकी मेल्टिंग पॉइंट होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट को छोड़ दें, ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा कि कार्बन के साथ 3, हर एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ा होता है। हर कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 3 कार्बन जुड़ा होता है इस तरह से। और एक कार्बन की जो वैलेंस, ये देखो, फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा, आपने देखा होगा। और हर एक कार्बन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से ये प्लेन बनाता है, बहुत, यानी एक तल बनाता है। एक तल दूसरे तल के साथ वंडर वॉल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो यहां पर तो सहसंयोजी बंध है, इसलिए सहसंयोजक क्रिस्टल में आया, लेकिन एक तल दूसरे तल के साथ वंडर वॉल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, इस कारण से ये नरम हो जाता है। तो बहुत सारे गुण इसके अलग हो जाते हैं इस कारण से। चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए विद्युत का चालक हो जाएगा। चूंकि एक तल से दूसरे तल के बीच की दूरी ज्यादा है और उनमें आकर्षण कम है, इसलिए ये नरम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं इसमें। तो यही सब इसके साथ होता है। चलो, तो आणविक ठोसों में हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, फिनाफ्थेलिन, या सॉरी नेफ्थेलिन, फिनाफ्थेलिन अलग चीज है ना, नेफ्थेलिन मतलब होता है डामर गोली। वो नेफ्थेलिन गोलियां जो आती घरों में कीड़े वगैरह मारने के लिए, हम अपने अलमारी में रख देते हैं या कभी बाथरूम में रखा हुआ दिखते हैं, तो सफेद रंग की जो गोलियां होती वही नेफ्थेलिन है। इसका स्ट्रक्चर, नेफ्थेलिन की स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है ना, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से, ये नेफ्थेलिन है। यस, आर्गन, ठोस आर्गन, AR, आर्गन क्या चीज है, हमारे तापमान पर ये गैस है, लेकिन इसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ले जाया जाए तो ये बन जाता है सॉलिड। तो ये आर्गन जो है वो सॉलिड आर्गन भी इसी में आता है। और यहां पर लिखा हुआ है बर्फ। बर्फ मतलब क्या हुआ, जो H2O का जो सॉलिड स्टेट है वो भी आणविक ठोस में आएगा, क्योंकि H2O में क्या हुआ, HOH, ये तो एक मॉलिक्यूल बना, इनके बीच सहसंयोजी बंध है। लेकिन यहां पर देखो
एक H2O दूसरे H2O के साथ, एक ऑक्सीजन का O दूसरे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ एक दुर्बल बंध बनता है। इस बंध को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी अगर हो, द्विध्रुव आकर्षण हो, इसी तरह से लंदन बल हो या हाइड्रोजन बंध हो, वो सभी वॉन डेर वाल बंध कहलाते हैं, है ना, वॉन डेर वाल बंध कहलाते हैं। तो वॉन डेर वाल बंध के कारण ये कैसा ठोस कहलाएगा? ये आणविक ठोस कहलाएगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं धात्विक। तो इसमें कुछ भी आपको स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं, जितनी भी धातुएं हैं वो सब धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल में आएगा। तो ये हुआ इनकी जानकारी, और मुझे लगता है कि आप इनको याद रख सकते हो, कोशिश कर सकते हो, तो बिल्कुल पूरा पूरा याद हो जाएगा। इसके संघटक कण क्या है, आयनिक का, सहसंयोजक का, आणविक का और धात्विक का। क्लियर है? याद करते जाओ, रिमाइंड करते जाओ, दिमाग में डालते जाओ बेटा। चलो, इसमें बंधन किस टाइप का होता है, बॉन्डिंग किस प्रकार का होता है, तो आप बस दिमाग में सोचते जाओ बस। आयनिक ठोस में कौन सा बंध होता है? स्थिर विद्युत आकर्षण। आणविक ठोस में कौन सा होता है? दुर्बल वॉन डेर वाल। फिर इसके बाद सहसंयोजी में कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध होता है। और विद्युत संयोजी मेटालिक में कौन सा होता है? मेटालिक में होता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं? बोलेंगे गतिमान या गतिशील इलेक्ट्रॉनों में धनायन का तैरते रहना या उसका तैरना। यस, तो इस तरह से। फिर इसी तरह से गलनांक की बात करते हैं, भौतिक प्रकृति की बात करते हैं, विद्युत चालन की बात करते हैं। याद आते जा रहा है, सोचते जाओ। संकलन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है, दोनों सेम होगा ना, दोनों मतलब इतना कितनी वैल्यू किस पर है, वो वैल्यू बताने के लिए तो उसको स्पेशल उस पदार्थ की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, हीरे में कितनी है, मतलब आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी का मतलब होता है क्या है? फ्यूजन एंथैल्पी। फ्यूजन एंथैल्पी यानी पिघलाने वाले, पिघलाने के समय, पिघलाने पर ये कितनी ऊष्मा अवशोषित करती है। चलो, उदाहरण किसके लिए क्या क्या होगा, ये बात क्लियर हो गया। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि घर में जब पढ़ाई हो जाइए तो थोड़ा सा बेटा एक बात बोलूंगा, अभी ट्यूशन पढ़ रहे हो, समय दिन में एक बार जरूर निकालो ताकि उसको रिवीजन कर सकें। कुछ एक शब्द है, कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको जानना जरूरी है। सॉलिड में आपने देखा था कि जो उसके कण होते हैं एक तरह से निश्चित रूप से जमे होते हैं, उनकी परमाणुएं जो होती हैं निश्चित क्रम में जमे होते हैं। तो उनके लिए कुछ कुछ शब्द आप उपयोग में लाएंगे और इन शब्दों का डिटेल उपयोग हम लोग कल करने वाले हैं। सो इन शब्दों को शॉर्ट में हम देख लें कि एक बार क्या क्या है। जैसे क्रिस्टल लैटिस, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि क्रिस्टल लैटिस है क्या चीज। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? अगर हम सिंपल वे में बात करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, त्रिविम में यानी कि 3D में, आकाश में, है ना, XYZ स्पेस में एककों की नियमित व्यवस्था, क्रिस्टल के यूनिट सेलों की नियमित व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब एक शब्द यहां पर आ गया है, बाकी सब तो लिखा ही हुआ है, उसको आप जान सकते हैं, मूल रूप से वो परिभाषा पे ध्यान दें। अब यहां पर एकक या यूनिट सेल क्या है फिर वो बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पूरे क्रिस्टल में आप देखोगे कि जो कण होते हैं एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं, ये परमाणुएं हैं मान लेते हैं, या क्रिस्टल के कण हैं, ये आपस में इस तरह जमे हुए हैं। तो क्या देख रहे हो, हर एक कण जो है इस तरह से जमे हुए हैं। मैं इसको एक बार ऐसे बताता हूं, जरा समझेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है, फुल स्ट्रक्चर। इस फुल स्ट्रक्चर में देखो 1 2, अच्छा आप लोग क्यूब कभी बनाया बेटा? क्यूब उसको पहले बताता हूं आप कैसे करते हो। एक क्यूब है यह, एक आपने स्क्वायर बनाया, उसके पीछे एक स्क्वायर बनाया। ये सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैं आपको सिखाऊंगा, और इस तरह से ये इनके कोनों को मिला दो तो क्या हो गया, एक क्यूब बन गया। बिल्कुल यही क्यूब यहां पर नजर आ रहा है, देख लो आप कैसे। ये देखो यहां पर हमने ऐसे किया, इसके पीछे वाला जो है ये हो गया, ठीक है। अब इनके कोनों को मिलाए, यहां से यहां मिला दिया, ऐसे यहां से। अब देखो दिख रहा है आपको, एक क्यूब दिख रहा है। इस क्यूब में इसको और बीच में हमने
हमने इसको कैसे कर दिया, पार्टीशन कर दिया, ऐसे एक पार्टीशन कर दिया, एक दीवार लगा दिया, फिर ऐसे एक दीवार लगा दिया बीचों बीच। तो ये कितना, पहले एक बार ऐसे लगाए दीवार तो कितना, 2 भाग में बट गया। फिर एक ऐसे दीवार लगाए बीच में तो फिर इधर मिला करके 4 भागों में बट गया, 2 बटा था वो भी आधा आधा हो गया ना, तो 4 भाग हो गया। अब फिर ऐसे काट दिया, नीचे से ऐसे काट दिया तो कितना हो गया, अब 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 भागों में बट गया। तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये देखो, हमने ऐसे काट दिया इसको बीचों बीच, ठीक है, तो कितना भाग बन गया, इधर का आधा उधर का आधा। फिर इसको ऐसे काट दिया हमने, देखो अब क्या हुआ, जो कटा हुआ था ऐसे कट गया और ऐसे कट गया, तो देखो 4 भाग बन गए। अब फिर हमने ऐसे काट दिया इसको। अभी आपको नहीं करना है, अभी कुछ नहीं बनाना है, जो दिखता है बस इमेजिन बस करना है अभी आज। फिर इस तरह से ये कट गया, इस तरह से, ये देखिए। तो ये इस तरह से अगर हम एक पार्ट में देखें, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं मैं आपको, एक पार्ट में अगर देखें तो यहां पर एक छोटा सा भाग नजर आ रहा है। फिगर बनाना जब आ जाएगा तो आसान हो जाएगा इन सारी बातों को समझना। कौन सी बातों को समझना, कि क्या ये क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, फिर इनको कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे इनको समझेंगे, ये सारी चीजें आसान हो जाएगा। तो कुछ बातें हम कल स्केल पेंसिल रबर लेके आएंगे और इन सारे परिभाषाओं को अच्छे से आपके सामने क्लियर करेंगे। तो कल स्केल पेंसिल रबर, क्या बोला, मैं भी नोट कर लेता हूं ताकि मैं भी आपको दिखा सकूं। क्या बोला मैंने, स्केल पेंसिल रबर कल लेके आएंगे। तो हम कल बताने वाले हैं आपको कि क्रिस्टल लैटिस होते क्या हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे समझते हैं। तो एक बार आपको मेरे साथ होकर के कुछ चीजें मैं बता रहा हूं उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके पूरे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी जस्ट थोड़ा सा मेरे साथ कुछ काम करेंगे, नहीं हो पाएगा तो भी आपको कोशिश करना है मेरे साथ। चलो मेरे साथ लिखते जाना बेटा, करते जाना काम, मैं जो भी बताते जाऊंगा। चलिए आप सब क्या करेंगे, एक अगर अभी ऐसे ही फ्री हैंड ना, गलती होगी तो चलेगा, एक ऐसे लाइन खींचना, लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास हो, इधर भी खींच लें, अगर स्केल रखे हो तो अच्छी बात है, फिर 8 सेंटीमीटर इधर खींच लेना। फिर इनको मिला दोगे ऐसे तो कितना हो गया, ये बन गया 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का इस तरह का एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बना लो जल्दी से, कल क्योंकि प्रैक्टिस करना है ना, क्या कल आपको शब्दों को समझना है, इसलिए ये बना के रखो, फिर आपको बहुत आसान लगेगा बातें समझने में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करो, इसके पीछे बस ये जैसे इसको बनाया हो ना 8 सेंटीमीटर में, वैसे ही इसके पीछे एक बना लो। चलो चलो ये बना लो, हो गया, उसके पीछे बना लिए। पहले ये सामने हुआ और उसको सोच रहे हम पीछे हैं, बस हो गया, बना लिए। कितना खेले हो यार तुम लोग इसको बचपने में, है ना, वही तो बनाना है बेटा आपको। चलो इनके कोनों को ऐसे मिला दो, ऐसे मिला लिए, इनके कोनों को आपने मिला लिया। अब इनको मिलाने के बाद बस आप शांति से बैठ जाए कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये कितना हुआ, ये इनकी जो दूरी है, ये जो लंबाई है, उसको हमने कितना लिया है, 8 सेंटीमीटर। और ये सब बनाएंगे कहां पर, अपने पेपर में आप कल बना के लाएंगे, ताकि मैं इससे रिलेटेड कुछ बातों को समझा सकूं आसानी से। तो आप क्या करोगे, इसको बना के लाओगे। 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। लिखना नहीं है आपको ना, 8 सेंटीमीटर लिखना नहीं है, ये करना हो गया, ये करने आना चाहिए। अब इसको काटने भी तो आना चाहिए, अगर वो चाहे तो इसको हम 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में हम काट सके, ठीक है। तो चलो इसको काटना सीखना है तो कोशिश करते हैं। चलिए हो गया, ये बना लिया। अगर स्केल नहीं रखे हो तो कोई बात नहीं, अभी हड़बड़ाओ मत, वीडियो रहेगा आपके पास, जैसे अपलोड हो जाएगा बाद में भी उसको देख करके कर सकते हो ना। तो आप वीडियो के साथ ये बड़े फायदे ये होते हैं कि बार बार आप इस चीज को कर सकते हो। चलो अब क्या करोगे, मैं दूसरी कलर ले लेता हूं। अब देखो बेटा, ये लाइनें कितने हैं, 8 सेंटीमीटर का ये लाइन है ना, इस लाइन को मैं हाफ कर देता हूं ऐसे, सारे लाइन को ऐसे ऐसे जो गया उसको हाफ कर देता हूं, ऐसे ऐसे, तो ये हाफ कट गया। अब ऐसे करता हूं कि ये ऊपर वाला लाइन इस नीचे वाले लाइन के साथ मिला देता हूं, ये ले जा। इसी तरह से पीछे वाले लाइन को भी उस बीच के से मिला देता हूं, इस तरह से मिला दिया मैंने, दोनों किए, आगे वाला पीछे वाला दोनों मिला दिए। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐसे मिला दो, तो ये देखो ये 2 भाग में कट गया है, 2 भाग में, यानी बीचों बीच एक पर्दा बन गया है, हो गया।
अब एक काम करो कि अब ऐसे ऐसे लाइन जो बना हुआ था ना उसमें काम करते हैं। ये भी 8 सेंटीमीटर का है तो इसको आधा आधा कर दो। आधा करोगे, देखो ये आधा, मैंने नाप के नहीं कर रहा हूं, अंदाज से कर रहा हूं। आपके पास स्केल रखा हुआ है तो आप स्केल से कर सकते हो। तो ये लो, ये लो। तो जो ये लाइन है, सामने वाला है, दोनों लाइन, इसको आप मिला दो इस तरह से। पीछे वाले लाइन को भी ऐसे आप मिला दो, ठीक है। अब मिलाने के बाद देखो इन दो पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिलाओगे। हमको इस चैप्टर में काफी चित्र बनाने पड़ेंगे, काफी इमेजिन करना पड़ेगा। यही ये चैप्टर है। अब देखो क्या होने वाला है। आप देख रहे हो, पहले ऐसे काटे थे, अब ऐसे काट लिए हैं आप लोग। तो इसमें 3 प्रकार की लाइनें नजर आ रही है। एक इस तरह का लाइन था, उसको हमने काट करके आपस में मिलाया। दूसरा ऐसे लाइन था, इसको काट के हमने आधा करके मिलाया। अब ऐसे वाले लाइन पे काम करना है। ये लाइन ऐसे वाला लाइन भी 4 मिलेगा। तो सारे लाइन 4 है ना बेटा। ऐसे खड़ी वाला लाइन भी 4 है, 1 2 3 4, ये 4 था। ऐसे लेटी हुई जो लाइन है वो भी 4 था, 1 2 3 4, ओके, हो गया। अब ये ऐसे वाला लाइन भी 4 है, देखो 1 2, इसका हाफ करते जाओ, हाफ कर लो नाप के जितना भी आपने किए थे। हो गया? नहीं समझ में आया, सोचना ही नहीं है। जितना आप ऐसे सोचोगे, जितना निगेटिव सोचोगे, उतना ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए वीडियो के साथ जब क्लास होता है ना तो हर बच्चा उसको सीखता है। थोड़ी देर के पॉज कर लो, कैसे किए सर ने वो भी कर सकते हो। क्या अब क्या करना है वो देख सकते हो, पीछे जा सकते हो, आगे जा सकते हो। हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं वो अधिकांश बच्चे ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए चलो, ये हो गया, ये लो, ये लो, हो गया। और इसके बाद इनको भी इस तरह से मिला दिए हमने, ये लो, हो गया, मिल गया बेटा सबका। अब सब इस तरह से हमने उनको काटने की कोशिश किया। जो आपने पहले किए थे वो बचपने में खेले थे, ठीक है, और इसको भी सीखने के लिए काफी टाइम लगाए थे। अब जब सीख गए तो अब ये बिल्कुल आसान लगता है। अब उसी को काटना सिखा रहा हूं तो ये बचपने से थोड़ा बड़े हो गए, उसके लिए है। तो ये इस तरह से कट गया। अब एक काम करो, जैसे हमने सामने वाला ये डब्बा बनाया था, उसका देखो सामने वाले लाइन का हाफ में से ऐसे कटा हुआ है। ये देखो, ये वाला लाइन कटा हुआ है, बीच का क्रॉस हुआ है, तो उसका सेंटर पॉइंट ढूंढ लो आप। इसमें मैं सेंटर पॉइंट ढूंढ लो, और पीछे वाले डब्बे का भी, बॉक्स का भी, मतलब क्या बोलते हैं, स्क्वायर का भी सेंटर पॉइंट ढूंढ लो। देखो यहां से कट करके लाइन आ रही है, इधर से कट के लाइन आ रही है, ये सेंटर हो गया। तो इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला दो। इसी तरह से ऊपर वाला जो है ना, ये वाला, इसको फेस कहते हैं, फलक कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे किसको फलक कहते हैं, फेस कहते हैं, किसको सेंटर कहते हैं, किसको कॉर्नर कहते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। इसीलिए आपको कह रहा हूं ये ड्रॉ करके रखे रहो। ऊपर वाला को नीचे वाले से मिला लो, ये लीजिए। अब इस साइड वाले को भी देखो, इस साइड वाले का सेंटर पॉइंट ये है और इस साइड वाले का सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। तो इन दोनों को ए से मिला लो। अब इससे क्या हुआ, ये बना लिए। अब ये पूरे इस बॉक्स का या इस क्यूब का सेंटर पॉइंट ये है, केंद्र बिंदु ये है। तो आपको एक तरह का ये पूरा का पूरा क्या मिल गया, क्या मिल गया, एक क्यूब मिला। और इस क्यूब को भी देखें तो हमने कितने भागों में काट डाले, 8 भागों में। कैसे, आप चेक करो। इसको मैं अलग अलग करके दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये देखो, एक छोटा सा क्यूब और नजर आ रहा है, देखो ये देखो, एक क्यूब नजर आ रहा है। तो एक इसके पीछे है और इन दोनों के साइड में 2 है और इन चारों के नीचे 4 है। तो टोटल कितने हो गए, 8 ही तो है, 8 छोटा क्यूब है। तो ये एक बड़े क्यूब को हमने छोटे छोटे 8 क्यूबों में काट लिए हैं। तो ये क्या है, कैसे है, इनसे क्या सीखने को मिलेगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो ये सब बड़े आसानी से समझ में आने लगेगा ये चैप्टर। इस चैप्टर को समझने के लिए इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखें, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।